हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड हमारी हिस्ट्री की बुक है। चैप्टर नंबर 9 हमारा प्रारंभ हो रखा है और इसी में हम देख लेते हैं राष्ट्रीय आंदोलन 1870 के दशक से लेकर 1947 के बीच। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ, गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, क्या क्या कहानी हुई, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके थे। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय की कहानी को हमने पढ़ा, कैसे व्यक्तित्व थे। इन सब चीजों को हमने देखा कि कैसे नवाब और ये सब चीजें आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। इनको हमने जानने का प्रयास किया। देख लिया, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों का उदय, जो राष्ट्रवादी हैं उनका जो उदय है वो कैसे हुआ। राष्ट्रवादी का उदय 1909 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे, अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गए। तब्दील का मतलब होता है बदल जाना, क्लियर हो, स्वरूप बदलना। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिला की बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़े। कई औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया और 20 दशक के कुछ खास व्यावसायिक समूह ने भी कांग्रेस में सक्रिय समर्थन में लगे रहे। और ऐसा ही क्यों हुआ? आप कह रहे हैं कि पहले छोटा सा जनमानस आंदोलन हुआ करता था, आज ये आंदोलन बड़ा हो गया है। बड़े होने के कारण क्या है, लोग धीरे धीरे इसमें जन समुदाय जुड़ने लगा, तो ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। इसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला, औद्योगिक मजदूर, बड़े बड़े उद्योगपति, खासकर कांग्रेस के साथ बहुत बड़े लोग जुड़े। तो बड़े बड़े खेमे जो हैं इनके साथ जुड़ना शुरू हुए। और कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? कह रहे हैं कि पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। अगर आप प्रथम वर्ल्ड वॉर को देखोगे तो पढ़ोगे अंग्रेजों को काफी कुछ झटका लग चुका था, क्लियर है। और उधर क्या हुआ था, इन्होंने बाप के तुर्की में खलीफा के पद को भी हटा दिया था, क्योंकि तुर्की क्या था, उनके अगेंस्ट में लड़ रहा था। ठीक, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के पक्ष में व्यय की भारी इजाफा हुआ। खर्चों को निकालने के लिए ही सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय के इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध के बेहिसाब मुनाफा दे रहे थे, जैसा कि आप चैप्टर अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु, जूट के बारे में कपड़े, पटरी और बढ़ती मांग थी गई और देश भारत के आयात की कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। व्यापक व्यावसायिक समूह विकास के लिए अवसरों की मांग निकली। भैया हो कैसा रहा है, क्या उनकी टोटली मांग है, ये देखना शुरू किया। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया। इनमें से सारे सिपाही युद्ध के बाद समझदारी लेकर लौटे और साम्राज्य शक्ति एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही है। फलस्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 के में हुई रूस क्रांति, इस घटना के चलते किसान और मजदूरों के संघर्ष का समाचार, समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे और कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिल गई। अगर कहीं मजदूरों को लेकर काम चल रहा है और वहां ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होते हैं, लोग आपका मोटिवेट होते हैं। और ऐसा ही रूस की क्रांति ने 1870 में आपका कर दिखाया। क्लियर है?
हो गया। चलिए ऊपर देखिए थोड़ा सा, क्या बदलाव की मुहिम थी, क्यों और किस प्रकार चले। चलिए बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का आगमन। महात्मा गांधी का आगमन हो चुका है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। उन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक राजनेता के रूप में सामने आए 46 वर्ष की उम्र में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे। वहां उन्होंने नस्ल भेद पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील, मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलजुलने का मौका उनको मिल चुका था। यानी कि अफ्रीका में एक उनकी अपनी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पहचान थी। अंग्रेज उनके बारे में पहले से ही जानते हैं कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। क्लियर है क्या है? अंग्रेज उनके बारे में पहले से ही जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन है, गांधी कौन है। क्लियर है? तो उन्हें किसी की पहचान के वो मोहताज नहीं रहे। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं तो वो भारत आते हैं 1915 में, उससे पहले वो बहुत सारे आंदोलन कहाँ कर चुके होते हैं? आपका अफ्रीका में। तो लोग उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पत्र छपते थे, अखबारों में निकलता था, भारत और दुनिया में उनकी खबरें जाया करती थी उनके आंदोलन की। क्लियर है? महात्मा गांधी पहले पूरे साल भारत का दौरा किया। उस दौरान लोगों उनकी जरूरतों, उनकी हालत को समझने लगे। उनके शुरुआती चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलन के मध्य उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। दो व्यक्ति से मिले, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी से। 1918 में अहमदाबाद में मील मजदूर हड़ताल में सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। तो पहले आपके चंपारण में थे 1917 में, ये क्या थे? चंपारण। अब 1919 से लेकर 1922 के बीच आंदोलन और भी गहरा चुका है। कैसा है? आंदोलन गहरा गया है। ठीक, अब इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, नटाल कांग्रेस के संस्थापक। नटाल एक जगह थी जहां उन्होंने आश्रम बनाया था अफ्रीका में, उसको कहा गया नटाल। कांग्रेस मतलब होता है लोगों का समूह। डरबन अफ्रीका का एक शहर है। और 1895 में महात्मा गांधी नस्ल भेद के विरोध के खिलाफ नटल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया था। और आप चित्र में देख सकते हैं, पिछली कतार के बीच लोग कोट और टाई लगाए पहने खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? पिछली कतार में। क्लियर है? ये उस जमाने का बड़ा एलिट वर्ग था, ये खड़े हैं, ये है कोट टाई लगा गांधी जी। क्लियर है? आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। देख लिया? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं रॉलेट एक्ट। कल भी बताया है कि किसी को शक के आधार पर पुलिस उठाकर 6 महीने के लिए जेल में बंद कर सकती है और किसी भी प्रकार से उसे 6 महीने तक कोई आपका जज वगैरह के सामने पेश नहीं किया जाएगा। 1919 में गांधी जी के द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया कि भाई मैं क्या करूंगा? सत्याग्रह करूंगा। सत्याग्रह, अगर आप इसको तोड़ोगे, सत्य के साथ आग्रह, यानी कि सही बात को किसी से आग्रह करना लेकर। ठीक, कानून की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पर अंकुश लगाने, पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं। कैसे हैं कि जो उनकी बुनियादी चीजें हैं उन पर अंकुश नहीं लगा सकती। इस कानून को शैतान के करतूत, निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने आह्वान किया कि हम इस कानून के विरोध के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक दिवस के रूप में मनाएंगे।
अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़ताल। तो क्या घोषणा की कि 6 अप्रैल 1919 क्या होगा, अहिंसक विरोध दिवस, विरोध दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और किस तरह के अत्याचार हुए और अत्याचार कैसे हुए थे, इसके बारे में पढ़ें। आइए थोड़ा सा हम इमेज देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके सामने है, दीवारों पर निशान लगे हुए हैं, बच्चे चिन्हित करके दिखा रहे कि यहाँ पर गोली लगी थी, उनको सर्कल राउंड किया हुआ है। अभी आपसे हम लोग बात पर संपर्क करें, तब तक हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, तो जलियांवाला बाग में जो आपका जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी अनाधुन तरीके से, उसको यहाँ दिखाया गया है। देखिए, ये राउंड सर्कल करके, अगर आप कभी मौका मिले आपको पंजाब जाने का, अमृतसर में, तो आप जाइए। आज भी गोलियों के निशान हैं वहाँ, क्लियर हैं, और लोग जाते हैं देखने के लिए, और पूरे देखकर लोग महसूस करते हैं क्या हुआ था, कैसे कुछ है। ठीक, तो देखिए, वह परिसर, परिसर का मतलब था कोई जगह, कोई स्थान किसी का, जहां जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोली चलाई। बाद में चित्र में लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ आप क्या कर रहे हैं, इशारा करते रहते हैं। देखिए, ये कर रहे हैं इशारा ऐसे, ये इस तरीके से, ये सब वो गोलियों के निशान हैं जो जनरल डायर ने बनवाए थे। ठीक, मतलब गोली हुई जो लगी। अब देखिए, बात कर रहे हैं, अभी आपको बीच में पढ़ने को मिलेगा, नाइटहुड एक प्रकार की टाइटल थी, उपाधि थी। और ये कौन देते थे उपाधि? तो ब्रिटिश सरकार देती थी, या ब्रिटिश राजा या रानी देती थी। तो ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्ति की सफलताओं और जन सेवाओं के लिए, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं, राजनीतिक जीवन में बड़ा सफल है या व्यक्तित्व बड़ा सफल है, तो उसको वो नाइटहुड की उपाधि दिया करते थे। ठीक, अब देखिए, हम कहा देख रहे थे कि 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान और याचिका के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हड़तालें की जाएंगी आंदोलन शुरू करने के लिए, सत्याग्रह सभाओं का गठन किया जाएगा कि आंदोलन शुरू करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, सत्याग्रह जो सभाएं हैं उनका गठन करेंगे। गांधी जी ने ऐसा निर्णय लिया। और रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, यानी कि पहली बार ऐसा मौका मिल रहा था 1919 में कि जहां पर पहला अखिल आंदोलन होने वाला, यानी कि ये चीज संपूर्ण भारत में होगी। चंपारण हुआ बिहार में हुआ, अहमदाबाद हुआ तो वो गुजरात में हुआ, खेड़ा आंदोलन हुआ तो गुजरात में हुआ, क्लियर है। कुछ घटनाएं हुई तो वेस्ट बंगाल में, लेकिन ये ऐसा मौका था जहां पर पूरे भारत, अखिल मतलब होता है एक, पूरे भारत के लोग एक होकर इस आंदोलन के खिलाफ अपना सत्याग्रह करेंगे। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था, अगर आम रूप से देखो तो ये गांव में नहीं था, ये केवल शहरों में ही था, लेकिन था अखिल भारतीय। तो अगर क्वेश्चन बन जाए कि भारत का पहला अखिल भारतीय संघर्ष किसको माना जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि भारत का पहला अखिल भारतीय संघर्ष और रॉलेट एक्ट को माना जाता है। कह रहे कि अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह आपके जुलूस निकले, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। दमनकारी रास्ता मतलब अपनी सेना को भेजा, पुलिस को भेजा, लोगों को मारा, वहां से खदेड़ा, आंसू गैस के गोले चलाए। अब 13 अप्रैल को थी बैसाखी, जो मैं कल आपको बता रहा था। क्या थी? बैसाखी। और अप्रैल में बैसाखी होती है, इस महीने के आसपास डेट 13 अप्रैल को। इस दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए हत्याकांड का दमन का हिस्सा था। कह रहे कि जो अखिल भारतीय आंदोलन हो रहा था रॉलेट एक्ट के लिए, उसका जो दमन किया गया, ये जलियांवाला बाग उसका बेस्ट एग्जांपल है।
उसका हिस्सा रही। इस नरसंहार में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा के चलते नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नाइटहुड की उपाधि किसके पास थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी, और उन्होंने क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया। ठीक क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। चले देख लिया। रोलेट एक्ट के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बन गई। महात्मा गांधी ने भी यही चाहते थे। गांधी का उद्देश्य भी यही था कि दोनों में सब में एकता बन जाए। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी कि हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। कह रहे जो हमारा देश है वो कैसा है, सबके लिए। उनकी गहरी आकांक्षाएं थी कि हिंदू और मुसलमानों को किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए समर्थन करें। कैसा करें? उनका समर्थन करें। ठीक, ये सब एक साथ रहें, एक साथ जुड़े और इस मांग को रखें, ये जो चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़े। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों पैरेलल चलेंगे। कैसे? पहले खिलाफत चलेगा, फिर उसके बाद कैसे असहयोग चलेगा, इसको देखें। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। ज्वलंत मतलब होता है गर्म। और आपको पता है कि हम कल के लेक्चर में पढ़ रहे थे कि तुर्की में मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे जिनको कहते थे ताबक खलीफा, और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने उनके जब बाप का बंटवार हुआ 1920 में। अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरफ यह भी घटना भारत के लोगों में भारी गुस्सा थी कि जिस तरह से जलियांवाला बाग लोगों के लिए गुस्सा था, उसी तरीके से क्या था, ये भी एक गुस्से का कारण बना। क्या कारण बना? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बंटवार के दौरान जो आप खलीफा पर यानी कि जो आपके तुर्की पर जो आपका जबरदस्ती या भारी भरकम जो आपका संधि थोपी गई, उससे भारतीय मुसलमानों में एक प्रकार का आक्रोश था। और यह आक्रोश उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर भी था, खलीफा के पद को लेकर या जो आपकी संधि थोप दी गई उसको लेकर भी था। तो लोगों में एक ही चीज मतलब दो व्यापक विरोध देश के अंदर पनप रहे थे, और यही कारण था कि जो आपके हिंदू मुस्लिम एक साथ आए। ठीक, क्या आए? हिंदू मुस्लिम एक साथ आए, ये उनका मेन कारण बना एक साथ आने का। क्लियर है? और भारतीय मुसलमानों भी यही चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य की पवित्रता मुस्लिम स्थान पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। वहां का पुराना साम्राज्य था ऑटोमन साम्राज्य, जिसको मुस्लिम बड़ा पवित्र मानते थे, और वो अपने खलीफा को उस पद पर या उसका नियंत्रण चाहते थे। कहां पर? तुर्की पर। तुर्की जो आपका तुर्की है, वहां तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था। इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया था, उस पर अपनी संधि थोप दी थी। खलीफा आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने आह्वान का समर्थन किया, कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचार और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत के मामले में अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। कैसे करें? अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन में गति मिली और हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा की गई उपाधियों को वापस लौटा गया। बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेजों ने क्या दी थी? टाइटल, जैसे नाइटहुड, क्लियर हो गया, सर की उपाधि, लॉर्ड एस, इनको सबको वापस कर दिया। और विधान मंडलों का बहिष्कार किया। आपको पता है विधान परिषद थी, विधानसभा थी, उनका बहिष्कार किया।
जगह जगह पर लोगों ने स्वदेशी कपड़ों की होली जलाई और 1920 से लेकर 1922 के बीच विदेशी कपड़े व आयात में भारी गिरावट आई। जब आप विदेशी कपड़ा यूज ही नहीं करोगे तो गिरावट तो आएगी। भारतीय कपड़े की मांग बढ़ी, भारतीय उद्योगों की मांग बढ़ी, पुराने चरखे सूत की उद्योगों की मांग हो गई। परंतु आते आते तूफान सिर्फ एक झलक देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी आंदोलन का मुहाना में खड़ी हो गई। अब क्या हो गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा आंदोलन की तरफ आपका खड़ा हुआ, ठीक, और आंदोलन के रूप में पनपा। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, तो ये था असहयोग आंदोलन का मुद्दा। क्लियर है? जो आपको दिखाई देगा। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की जड़ें कहां छुपी हुई थी, ये आपको समझ आया। और रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों हो रहा था रॉलेट एक्ट, ये आपको समझ आया। क्या था रॉलेट कानून, ये भी पता लगा। विरोध क्यों हो रहा था पंजाब इत्यादि में, ये भी आपको क्लियर हो गया था। क्लियर है? तो जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे, जोड़कर पढ़ेंगे, तो सारी चीजें हमें एक एक करके बिल्कुल स्पष्टता क्लियर होती चली जाएगी। कैसी है? बिल्कुल स्पष्टता क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए। तो चाहे कोई आपसे रॉलेट एक्ट पूछ ले तो आपको पता है, खिलाफत जो आंदोलन हुआ है वो आपको पता है। क्लियर है? स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, वो आपको पता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, ये आपको पता है। और खिलाफत आंदोलन के पीछे ऑटोमन साम्राज्य यानी कि जो आपके तुर्की में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे अंग्रेजों ने अपनी संधि थोप दी, ये भी पता है। ठीक, देख लिया? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब कोई डाउट पीछे जितना हमने पढ़ा है, किसी कुछ पूछना है? चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने इतना ही जानने का प्रयास किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने आपका जानने का प्रयास किया कि रॉलेट एक्ट और आपका खिलाफत आंदोलन क्या थे, किस तरीके से उनकी नींव बनी, इन सबको देखा। और कल हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और सत्याग्रह की नींव कैसे जमी, यानी कि सत्य के साथ आग्रह करना। ठीक, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।